तीन चीज़ों के बारे में अलग अलग वो है कि भक्ष है कि अभक्ष है। कई जगह कद्दू, तरबूज और हींग, तो इन तीनों के बारे में अगर ये अभक्ष हैं तो क्यों हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। देखिए, जैन शासन में अभक्ष क्या है आप बताइए। मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फल, ये दिगंबर जैनों के यहाँ अभक्ष माने गए हैं। 22 प्रकार के अभक्ष श्वेतांबरों में माने गए हैं। उसमें तरबूज है, ये भी आता है। अब मूलाचार में एक बार देखिएगा, मूलाचार में भी अभक्ष लिखा हुआ है। मूलाचार में आम को और आंवले को भी अभक्ष कहा है। अगर मूलाचार में आम और आंवले को अभक्ष कहा है तो क्या आप आम और आंवला खाना छोड़ देंगे? पूछता हूं मैं आपसे। आचार्य भट्टकेर स्वामी का मूलाचार नाम का ग्रंथ है, उसमें आम को अभक्ष लिखा, आंवले को अभक्ष लिखा। तो हमारे यहाँ जब गुरुवर से ऐसा पूछा तो गुरुवर ने एक ही बात कही कि देखिए, हमारे यहाँ क्या खाया जाता है क्या नहीं खाया जाता। अल्प फल बहुविघातान मूलक माद्राणी संग्र वेराणी नवनीत निम्ब कुसुमम कैतक में मवहेयम, ये छोड़ने योग्य है। क्या क्या छोड़ने योग्य है? तो मूलक माद्राणी संग वेराणी, ये सब मूली है, गाजर है, अदरक है, नवनीत है, अल्प फल वाले फल हैं, बहुविघात होता है। अल्प फल निकलता है, विघात बहुत होता है। सीताफल हो जाता है ना, ऊपर का भी निकाल दिया, बीज भी निकाल दिया, छोटा सा गूदा निकला। अल्प फल बहुविघातान मूलक माद्राणी संग वेराणी, सूरण होती हैं, कमल की नाल होती है। ये सब चीज़ों को हमारे यहाँ अभक्ष कहा हुआ है। तरबूज को अभक्ष नहीं कहा कहीं पर भी। कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते। अब बताइए, सिंघाड़ा भक्ष है कि अभक्ष है? अभक्ष। अभक्ष है, अभक्ष। लेकिन बहुत सारे साधु परमेष्ठी खाते हैं। दोनों। पक्के सिंघाड़े का भजिया बनता है, सिंघाड़े की गोटी का साधु खाते हैं। क्या समझे आप? हाँ, सिंघाड़े के आटे का भजिया, सिंघाड़े के आटे के सेब, सिंघाड़े के आटे की पुड़ी, सिंघाड़े के आटे का पापड़ साधु खाता है, मुनि महाराज खाते हैं। यहीं आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही मिल जाएंगे बहुत सारे खाने वाले। अब आपकी दृष्टि में सिंघाड़ा अभक्ष है, मैं सिंघाड़ा नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? एक बार मैंने उसका उत्पत्ति स्थान देखा, हमारी अपनी धारणा बनी, मैंने सिंघाड़े का त्याग कर दिया। हमारी जिंदगी में सिंघाड़ा नहीं है, लेकिन दूसरे की जिंदगी में है। कद्दू की जहाँ तक बात है तो ऐसा नहीं कि कद्दू अभक्ष है। वो जो सफ़ेद कद्दू भी होता है, वो सफ़ेद कद्दू प्रायः करके वैदिक सनातन परंपराओं में बलि में प्रयोग लिया जाता है। तो बलि में प्रयोग लेने के कारण अगर मान लीजिए आप वैसा कुछ सोचते हैं तो आप उसको अभक्ष मान सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसको कद्दू को अभक्ष नहीं माना। कद्दू की सब्जी बनती है, मुनिराज खाते हैं, इसमें तो कोई आपत्ति की बात ही नहीं है। कद्दू का पेठा बनता है, कद्दू की दूसरी चीज़ें बनती हैं, ताज़ा बनाते हैं, माँ बहनें लाते हैं और देते हैं। न कद्दू अभक्ष है, तरबूज भी अभक्ष नहीं है बंधुओं। तरबूज को भी अब कोई कहे कि उसमें बहुत लॉस होता है, थोड़ा मिलता है, तो तरबूज का जो रस होता है, तरबूज का रस अंतर की दाह, पैर में बहुत तेज जलन होती है ना, मान लो किसी को, तो पैर की जलन को तरबूज का पानी शमित कर देता है। उसकी खासियत होती है कि तरबूज का पानी जो है, तरबूज के बीज खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं। क्यों खाते? अभक्ष है तो सब अभक्ष है, लेकिन तरबूज का बीज ड्राई फ्रूट्स के काम आता है। उसको बढ़िया सेक करके, फ्राई करके, रोस्ट करके, नमक मिला करके दे देते हैं। तो कद्दू है, तरबूज है, और क्या तीसरा क्या बोला? हींग। हींग। हींग प्रायः करके अफगानिस्तान से आती है। तो पहले जो हींग आती थी, वो हींग जो थी वो बकरे की खाल में रख करके लिक्विड बुलाते थे। और अभी भी आप हाथ रस वगैरह जाएंगे तो हाथ रस में हींग के बहुत बड़े कारखाने हैं। आटे में वो वहाँ का हींग बुला करके आटे में मिला करके उसकी गोली बना करके बाजार में बिकता है। तो बाजार में जो हींग बिकता है वो आटे की गोली वाला होता है, लेकिन एक शुद्ध हींगड़ा भी आता है। हींग और हींगड़े में अंतर है।
वो लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा रहता है, मुलायम सा लस लसा था। वो पेड़ का पदार्थ है तामसिक, लेकिन ठंडी के दिनों में दाल वगैरह बघार देने पर, हींग से दाल वगैरह बघारने पर कफ की प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो कफ इत्यादि के मामले में ठंड के दिनों में थोड़ा बहुत काम आता है, पापड़ इत्यादि में पाचक होता है। अब डाबर की हिंगोली खाते कि नहीं खाते? खाते हैं। खाते हैं। तो हींग भी अभक्ष्य नहीं है। हींग में शुद्ध और अशुद्ध की जानकारी हो जानी चाहिए। मैंने हाथरस वगैरह की बहुत सारी फैक्ट्रियां देखी हुई हैं जहां पर वो विभिन्न प्रकार की हींगों को डाइल्यूट करके इधर से उधर बनाते हैं। छोटी सी वो हींग ले लेते हैं, वो को पानी में पूरा घोल देते हैं और घोल करके दे देते हैं। गर्मी के दिनों में भी हींग का पानी दिया जाता है। हींग का पानी बनाते हैं, उसको नींबू का रस है, हींग का पानी है, नमक है, उसको मिला करके बिल्कुल व्यवस्थित देने से पाचन भी व्यवस्थित बना रहता है और पेट में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ये जो अपनी धारणाएं हैं, इसमें अपन को अभी बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी।